सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। जैसे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली शुरू में जब ये बना था 395 आर्टिकल से 22 पार्ट्स थे इसकी और 8 शेड्यूल्स थे। बट करंटली नाउ 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 इसके स्केड्यूल्स हैं। रीज़न क्या है इसका कि इतना बल्कि क्यों है? ये इतना बल्कि क्यों है कि जियोग्राफिकल और करंटली डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में जियोग्राफिकल अलग अलग जियोग्राफी है हमारे देश की और करंटली बहुत डाइवर्सिटी है इन द ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, बहुत डाइवर्सिटी है। तो डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस इन डाइवर्स सोसाइटी, कितनी डाइवर्स सोसाइटी में इनकॉर्पोरेशन प्रोविजंस लाने के लिए गवर्नेंस की सोसाइटी में, तो ये इतना बल्कि है, इसके इतने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, स्केड्यूल्स हैं। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है। और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है। तो वार्ड प्रोविजंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो कहाँ कहाँ से हमने जो है प्रोविज़न जो है सोर्सेस किस किस सोर्स से मंगवाई हैं सप्लाईज। तो ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है लीगल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का। बेस्ट प्रोविजंस जो हैं इनकॉर्पोरेट किए हैं, नॉन डायरेक्ट कॉपी है, कोई डायरेक्ट कॉपी नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, बल्कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अलग अलग जगह से लिया है जहाँ से हमें सूट किया। जैसे कि ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया और सिंगल सिटीजनशिप लिया है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। और हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू लिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को कैसे चलाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है फेडरल स्ट्रक्चर, वहाँ से लिया हमने। और प्रोविंसी ऑटोनॉमी, कि खुद से कैसे चलाना है सारे देश को। फेडरल स्ट्रक्चर लिया कि स्टेट जो है फेडरल सिस्टम होगी और यूनियन जो है हमारी पूरी इंडिया है, यूनियन है और यूनियन के नीचे ही फेडरल स्ट्रक्चर चलेगा। और यूनियन ऊपर है, फेडरल उससे थोड़ा डाउन है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, तो सेंटर और स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया कि डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ यूनियन एंड स्टेट। स्ट्रक्चर कैसे बनाया सेंटर स्टेट का कि जो सेंटर के अंडर पूरी स्टेट्स आती हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो यूनियन और स्टेट का लेवल जो है वहाँ पे सेट किया। तो क्लियर डिमार्केशंस की पावर्स बिटवीन टू, दोनों की पावर्स जो है क्लियर डिमार्केशन की, किसको कौन सी पावर मिलनी चाहिए, स्टेट की क्या पावर्स है और यूनियन की क्या पावर्स है। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट हमारे 3 में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो पार्लियामेंट इसमें क्या है? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं हो सकता, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है पार्लियामेंट का वो अमेंड नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे एनफोर्स बाय कोर्ट, कोर्ट में एनफोर्स किए जा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा कोई राइट जो है वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं। और 226 आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या हैं? नॉन जस्टिएबल, कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट, तो डीपीएसपी हमारे जो हैं वो कोर्ट में हम नहीं कर सकती। स्टेट कोर्ट में अगर कोई स्टेट जो है डीपीएसपी में लोगों के लिए राइट्स के लिए जो बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो अगर कोई भी कानून नहीं मानती है, लोकसभा बिल कोई पास करते हैं ये तो कानून नहीं माना जाता है, तो ये डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये एनफोर्स नहीं हो सकती कोर्ट में, क्योंकि ये इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए ही जो भी कानून बनेगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनेगा। तो अगर लोगों का वेलफेयर नहीं है उस कानून में तो
स्टेट जो है एनफोर्स नहीं कर सकती है कोर्ट में। तो एम क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाए रखना, समाज में सोशल और सोसाइटी को सोशली चलाना, लोगों के हित के बारे में बात करना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और लोगों को अगर पैसे की इकोनॉमिक्स की कोई कमी आ रही है तो उसको देखना। गाइड द स्टेट इन लॉस, गाइड द स्टेट इन लॉस, तो स्टेट को लॉ मेकिंग के लिए गाइड करना। डाइवर्स कंट्री, तो डाइवर्स कंट्री हमारी एक डाइवर्स कंट्री है, रिकोगनाइज करती है इंडिया के लिंग्विस्टिक कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी को, हमें बताती है कि इसमें अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है हमारे देश में, इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डाइवर्सिटी है। जैसे सिक्किम में चले जाएंगे तो वहाँ का कानून अलग अलग, वहाँ के लोग अलग का रहन सहन है, जम्मू कश्मीर में लोगों का अलग रहन सहन है, हर एक स्टेट का यूटी का अलग अलग रहन सहन है। तो ये डाइवर्स कंट्री है हमारी एक, और हमें डाइवर्सिटी के बारे में बताती है। एड्रेस लैंग्वेज बैरियर, एड्रेस लैंग्वेज जो बैरियर है बहुत ज़्यादा है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज जो है बोली जाती है, तो ये एक अलग बैरियर है, एक किस्म से बैरियर भी है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पूरी कंट्री में बोली जाती है, मगर हमारे देश में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज है कि एक बैरियर की तरह भी कभी कभी ये काम करती हैं। सोवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो हमारा देश कैसा है, सोवरियन है, मतलब इसका एक प्राइम मिनिस्टर है। सोवरियन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पूरी इंडिपेंडेंस है हमारे पीएम को कि वो अपनी मर्जी से देश में कोई भी कानून लागू कर सकता है, मगर डेमोक्रेसी तरीके से लोगों को लोग उसके हित में होने चाहिए। सोवरियन के ये नहीं कि सोवरियन जो है जो अपनी मर्जी करे, नहीं, सोवरियन जो है लोगों, पीपल ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज्य है इधर, और जो भी राजा बनाया जाएगा वो लोगों के हित के लिए काम करेगा, मगर वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी उस पर कोई बाहर का दबाव नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ का कोई दबाव नहीं है। अगर वो बाहर की सिचुएशन आ जाए तो उसके खुद के फैसले होंगे, सोवरियन के खुद के फैसले होंगे कि खुद वो बाहर करना चाहता है या नहीं करना चाहता, फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ का कोई दबाव नहीं है, उसके खुद का अपने घर का फैसला है, एक किस्म का देश उसका पूरा देश उसके लिए अपना घर जैसा ही है। सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट जो है 42nd अमेंडमेंट में एक्ट 1976 में इसको अमेंडमेंट करके लाया गया था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हर एक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, जैसे रिच और पुअर में चाहे कोई रिच है चाहे कोई पुअर है, तो सोशलिस्ट तरीके से उसको देखा जाए, उसके हर एक के हितों के बारे में, चाहे ये नहीं कि गरीब है कोई तो गरीब ही है, उसको देखना ही नहीं है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, हर एक को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी लॉ अगर बनना है तो इक्वलिटी होनी चाहिए। सोशलिस्ट तरीके से समाज में रिच और पुअर को देखते हुए हर एक को इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए। तो सेकुलर, हमारा देश एक सेकुलर है, स्टेट नो डिफरेंस, नो ऑफिशियल रिलीजन है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है किसी का भी प्रमोट करता है जो रिलीजियस न्यूट्रलिटी को। सेकुलर है, अगर हिंदूज़ के लिए अगर कोई कानून अगर कोई पैसा फंड आया है हिंदूज़ के लिए अगर कोई फंड आया है तो कि हिंदू का मंदिर बनाना है, तो मदरसाज के लिए भी फंड आएगा मुस्लिम का, तो सेम सेकुलर स्टेट है, कोई भेदभाव नहीं है। डेमोक्रेटिव स्टेट है हमारी कंट्री जो है, डेमोक्रेटिव है, गवर्नमेंट डिराइव करती है अथॉरिटी विल ऑफ द पीपल, कि लोगों की क्या इच्छा है, क्या बिल है, लोगों की विलिंग तो देखा जाता है फिर ही कोई बिल पास होता है। तो रिपब्लिक है, पूरी तरह से आज़ाद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट का जो हेड जो है प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अगर एमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट की सिचुएशन, अगर कोई देश में ऐसी सिचुएशन हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी तक लगा सकते हैं। तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है इसमें।
कि हमारा जो आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है। सम प्रोविजन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, कुछ जो प्रोविज़न है उनको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमने आर्टिकल 369 लागू करना है, एमरजेंसी की सिचुएशन लागू करनी है, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स होंगे। फ्लेक्सिबल ऐसे है कि कुछ आर्टिकल जो है अमेंड जो है सिंपल मेजोरिटी से भी किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3 जो है पार्ट 1 का आर्टिकल जो 3 है वो अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से भी। उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कैसी हैं? स्पेशल मेजोरिटी, जैसे अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, संशोधन कैसे हो सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी में जैसे हमने 368 आर्टिकल्स अगर लगाना है तो हमें 2/3 मेंबर होने चाहिए उस वक्त प्रेजेंट पार्लियामेंट में, और वोटिंग प्लस 50% वोटिंग होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, तो फिर हम ये लागू कर सकते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी जो है प्लस स्टेट रेटिफिकेशन होनी चाहिए। कंसर्ट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड, हाफ ऑफ द स्टेट जो है रिक्वायर्ड होनी चाहिए उस वक्त, तो फिर ही ऐसे नहीं कि 2-4 बंदे जो हैं कोई भी कानून लागू करके आ जाएं, फिर आर्टिकल 368 लागू करके आ जाएं, ऐसे नहीं होगा। मतलब स्टेट के कंसेंट ऑफ द हाफ 50% लोग जो हैं उधर प्रेजेंट होने चाहिए उस वक्त एटलीस्ट। सिंपल मेजोरिटी में ये है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में भी हम जो है सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, आर्टिकल 3 जैसे लागू करना हो। तो हेल्प्स अडॉप्ट चेंजिंग नीड्स वाइल प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल वैल्यूज़, तो फंडामेंटल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंजिंग नीड बड़ी ज़रूरी है। जैसे चेंजिंग इन द वे इज़ द वे ऑफ लाइफ, अगर दिन ना होता है तो 12 घंटे बाद रात भी हो जाती है, तो वैसे चेंजिंग बड़ी ज़रूरी है। जैसे आज का समाज है तो चेंजिंग अगर जनरेशन गैप ही बना रहेगा तो कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा, तो चेंजिंग जो है बड़ी ज़रूरी है हर एक फील्ड में। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजिंग उतनी ही ज़रूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंट्रल वाइज, फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंट्रल वाइज, तो ड्यूल गवर्नमेंट सेंटर एंड स्टेट, ड्यूल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर और स्टेट की। सेंटर की अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग है, सेंटर जो है बड़ा है स्टेट से, तो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। पावर जो है क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट की कौन सी पावर है और सेंटर की क्या क्या पावर्स हैं। क्वासी डिस्क्राइब्ड एज ए क्वासी फेडरल, मिक्स्ड फेडरल एंड यूनिटरी, तो क्वासी फेडरल इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मिक्स्ड फेडरल है, स्टेट जो है फेडरल है लाइक फेडरल, और जो यूनिटरी है वो हमारे यूनिटरी पावर जो है हमारी सेंटर के पास है, यूनिटरी सेंटर है। तो इन एमरजेंसी में क्या होगा, मोर पावरफुल शिफ्ट टू द सेंटर, एमरजेंसी जो है सेंटर ही लगा सकता है, ना कि कोई स्टेट लगा सकती है अपनी अपनी स्टेट में एमरजेंसी, सेंटर ही एमरजेंसी जो है लगा सकता है, हमारे प्रेसिडेंट जी लगा सकते हैं एमरजेंसी आर्टिकल 368 से। तो जैसे टिप्स फॉर रिवीजन इसके कि यूज़ ये नोमेनिक भी आप याद कर सकते हो, इसको याद करने के लिए LVS ये कर सकते हो। लैंदियस्ट है सबसे पहले, लैंदियस्ट है, ये वारो किया है हमने अलग अलग कंट्रीज से, इसका स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल और स्टेट वाइज है। DPSP है, इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं कि कैसे जो है स्टेट को कैसे वर्किंग करनी है। डाइवर्सिटी के बारे में बताया है कि हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसमें अलग अलग जो है लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती हैं, और ये एक किस्म से बैरियर भी है अलग अलग लैंग्वेज समझना, अलग अलग स्टेट में जाके इतनी लैंग्वेज कोई कर नहीं सकता याद। फंडामेंटल राइट्स भी हैं इसके, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट करता है किसी के, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है अपनी अपील्स को लेके, और 226 के तहत वो हाई कोर्ट में अपनी अपील्स कर रख सकता है। तो जो सॉवरियन है, इसका राजा जो है अपनी मर्जी से अपने देश को चला सकता है। वट डेमोक्रेटिक इन ए डेमोक्रेटिक वे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो भी गुंडागर्दी करे, नहीं नहीं, मतलब अपनी मर्जी से वो अपने देश का सुधार कर सकता है
किसी की सुन सुन के नहीं कर सकता। सोशलिस्ट है, मतलब राजे ने जो है सोवरियन है जो, उसने उसने सोशलिस्ट वे से हर एक कानून बनाना है, रिच और पुअर को देखते हुए, ना कि रिच के लिए ही कानून बनता जाए, मुकेश अंबानी को ही सारा पैसा देते जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि रिच और पुअर के बीच में एक बैलेंस लाके ही काम करना है। हर एक सेकुलर है, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है, कोई ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, कोई भी किसी प्रकार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो सकता। हिंदू और मुस्लिम्स में कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता। फंड आएगा तो दोनों को बराबर ही मिलेगा अपने अपने कामों के लिए। ये नहीं कि हिंदुइज्म ही ज़्यादा करते जाओ, ये कि नहीं कि हिंदुओं को ही सहारा देते जाओ और मुस्लिम्स को देखो ही नहीं, या मुस्लिम को ही सहारा देते जाओ और हिंदूज को देखो ही नहीं। कंट्री में सारे ही लोग एक बराबर है, तो सभी को एक जैसा ही फंड मिलेगा। तो सेकुलर कंट्री है। रिपब्लिक है, मतलब जो रिपब्लिक है, पूरी आज़ादी है इसको कोई भी काम करने की। डेमोक्रेटिक है, पीपल ही इसके पीपल ही इसको बनाएंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। 18+ का कोई भी होगा तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी ला सकता है वोट अपने करके। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी भी है हमारे कानून में और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कुछ जो अमेंडमेंट है हम रिजिड तरीके से करते हैं और कुछ अमेंडमेंट हम फ्लेक्सिबिलिटी से भी कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 3 जो है हम फ्लेक्सिबिलिटी से उसको हटा सकते हैं थोड़ी सी सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी। बट अगर हमने आर्टिकल 368 लागू करना है तो हमें रिजिडिटी तरीके से करना है। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होने चाहिए, और वोटिंग जो है 50+ की होनी चाहिए। और ये नहीं कि तो 4-5 बंदे या 10 बंदे करके आ जाए, नहीं, स्टेट के हर बंदा जो है उधर प्रेजेंट होना चाहिए स्पेशल करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी। फेडरल है कि ड्यूल गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट की, और यूनियन जो है वो बड़ा है सेंटर से, और यूनियन ही सेंटर को गाइड करता है। और सेंटर को कैसे, ये नहीं कि स्टेट जो है अपनी मर्जी से भी कुछ भी करे जा रही है। स्टेट अगर कोई गलत काम कर रही है तो यूनियन ने उसको गाइड करना है और उसको समझाना है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि सभी को इसकी समझ आ ही गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।